हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेकेंड वीडियो, जिसके अंदर हम अपना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमने देखा था कि वेक्टर्स की एक प्रॉपर्टी होती है, जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती है उसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि इसको नॉर्मल हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, जो अलजेब्रा के रूल्स होते हैं। अब इसको समझने के लिए हमने क्या किया है कि एक सिंपल सा क्या है, एक ऑब्जेक्ट लिया है और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक 2 न्यूटन का है और एक 3 न्यूटन का है। दोनों का डायरेक्शन जो अलग अलग है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो 2 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन नहीं हो सकता है, क्योंकि बेसिकली जो 2 न्यूटन है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है, 3 न्यूटन भी हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल बना रहा है। तो जो एंगल्स कंसिडरेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो इस कंडीशन में जो है, जब हम इस तरीके से वेक्टर क्वांटिटीज़ को ऐड करते हैं तो हमें कुछ पर्टिकुलर मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। और हमारे पास वेक्टर एडिशन के जो है 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड जो है वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है और सेकंड लॉ जो है वो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है। तो 1 बाय 1 हम इंडिविजुअली क्या करेंगे, दोनों लॉज को जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ना है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को जो है हेड टू टेल मेथड भी कहते हैं। अब इसको हेड टू टेल मेथड क्यों कहते हैं, इसके लिए हमारे पास में क्या है कि सपोज कि 2 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर जो है बी है, और इन दोनों वेक्टर्स को हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो आप ये ध्यान रखें कि इसको आप ऐसी डायरेक्शन में ही ड्रॉ करेंगे, इनका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से बी को उठाकर आप यहाँ पर ड्रॉ कर दें, इसका भी डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। ये ए हो गया और ये बी हो गया। अब हमें इनका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है, तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने और जब हम इसको प्लेस करते हैं तो ये ध्यान रखें कि एक रूल होता है कि फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है वो सेकंड वेक्टर की टेल के साथ में कंबाइंड होना चाहिए, और जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो किस तरीके से निकाला जाता है कि जो फर्स्ट वेक्टर की जो टेल है वो सेकेंड वेक्टर के हेड से ज्वाइन होना चाहिए। तो ये जो है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर देता है। तो रिजल्टेंट वेक्टर आर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर सम ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर हमारे पास 2 वेक्टर्स थे, तो दोनों वेक्टर्स का इंडिविजुअल इफेक्ट था, लेकिन यहाँ पर जो ये रिजल्टेंट वेक्टर है ये सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जो ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, वेक्टर्स को ऐड करते हैं। अभी हमने क्या किया था कि पहले वेक्टर ए को प्लेस किया, फिर बी को प्लेस किया, फिर उसका रिजल्टेंट निकाला। अगर सपोज हम इस चीज़ को अपोजिट कर देते हैं, यानी कि पहले हम क्या करेंगे, बी को ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद में हमें ए को उठाकर इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ करना है ताकि दोनों पैरेलल रहें। अब ये हमारा बी फर्स्ट वेक्टर हो गया और ए जो है हमारा सेकंड वेक्टर हो गया। तो जो ट्रायंगल लॉ है वो क्या कहता है कि फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर के हेड को जब ज्वाइन करते हैं तो वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आता है। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, वेक्टर सम ऑफ वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। तो हम इन दोनों फिगर्स को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि दोनों में रिजल्टेंट वेक्टर बराबर आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल लॉ होता है वो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप ए को बी के साथ में प्लस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, या बी को ए के साथ में ऐड कर रहे हैं, तो जो हमारा रिजल्टेंट जो है वो सेम रहता है। और इसीलिए अब इसको हमने ट्रायंगल लॉ क्यों बोला है, क्योंकि हम अपने फिगर से देख सकते हैं कि जो हमारे गिवन वेक्टर्स हैं और जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो बेसिकली क्या कर रहा है, एक ट्रायंगल की 3 साइड्स के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है, इसलिए इसको हमने ट्रायंगल लॉ कहा। और समटाइम्स इसको हेड टू टेल मेथड भी कहा जाता है। इसको हेड टू टेल मेथड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जब रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं तो जो फर्स्ट वेक्टर होता है उसके हेड को, उसकी टेल को सेकेंड वेक्टर के हेड से ज्वाइन करते हैं, इसलिए इसको हेड टू टेल मेथड भी कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर ये भी समझा कि ट्रायंगल लॉ क्या होता है और उसकी जो क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी है उसको भी समझ लिया। अब जो है हमारा जो सेकंड स्टेप है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो ट्रायंगल लॉ में एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो होती है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करी है तो हमें ये ध्यान रखना है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमको कम से कम 3 वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो 3 वेक्टर्स की ज़रूरत पड़ रही है। तो जो हमारे पास में ए और बी ऑलरेडी थे उसको तो हमने ले ही कंसिडर कर लिया, ये वेक्टर ए हो गया, इसके लिए थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना लेते हैं। और जो ये वेक्टर जो है वो बी हो गया और हम तीसरा वेक्टर जो है वो सी वेक्टर ले रहे हैं। और जब इन वेक्टर्स को अरेंज किया जाता है तो ये भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि फर्स्ट वेक्टर का जो हेड है वो सेकेंड वेक्टर के टेल से ज्वाइन हो और जो सेकेंड वेक्टर का जो हेड है वो थर्ड वेक्टर के टेल से ज्वाइन हो। इस तरीके से हम आगे जो है इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा वेक्टर जो है बी हो गया। अब आप अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा किसका, ए और बी का। तो हमने यहाँ पे लिख दिया a प्लस बी।
इसी तरीके से अगर आपने यहाँ पर ये लाइन ज्वाइन कर दी तो ये यहाँ से और एरो इस तरीके से ड्रॉ किया है, तो ये फर्स्ट वेक्टर हो गया, सेकेंड वेक्टर हो गया, तो ये क्या हो गया हमारा b प्लस सी को रिप्रेजेंट करेगा। ये b और c का रिजल्टेंट वेक्टर है। अगर हम यहाँ पर जो है इस तरीके से एक एरो ड्रॉ करते हैं, इसको एरो ड्रॉ करते हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमने जो है कि ये वाला ये साइड ये और ये साइड को अगर ले लिया तो ये फर्स्ट वेक्टर हो गया a और सेकंड वेक्टर हो गया b प्लस सी। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि अगर सपोज हमने ये वाला साइड और ये वाली साइड लेके और फिर हमने इस साइड को कंसिडर किया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका a और b प्लस सी। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे a और b प्लस सी। लेकिन अगर हम सपोज कि इन तीनों साइड्स को लेते हैं, इन तीनों साइड्स को मतलब ये वाली जो साइड और ये वाली साइड अगर हम लेते हैं, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है a प्लस बी को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है c को। तो उस कंडीशन में इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, यानी कि जो हमारे पास में रिजल्टेंट वेक्टर हो रहा है वो सेम है। यानी कि अगर हम a के साथ में a को जो है b प्लस सी के साथ ऐड कर रहे हैं, या पहले a प्लस b को ऐड करके फिर c के साथ ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट वेक्टर हमारा सेम आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ओबे करता है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a b प्लस सी इक्वल टू a प्लस b प्लस सी। ठीक है, पहले हमने b प्लस सी का रिजल्टेंट वेक्टर निकाला और फिर इसको साथ a के साथ कंबाइन कर दिया। यहाँ पर हमने a और b का रिजल्टेंट वेक्टर निकाला, फिर c के साथ इसको कंबाइन कर दिया, तो ये जो हमारे दोनों रिजल्ट जो हैं वो सेम आने वाले हैं। सो दिस इज द ऑल अबाउट द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब हमारे पास एक कंडीशन ऐसी आ रही है कि अगर सपोज हम ये चाहते हैं कि हमारे पास में दो वेक्टर्स हैं, उनका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन उनका जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, तब हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाला है। जैसे सपोज आपके पास में एक वेक्टर a है और जो दूसरा वेक्टर है वो इसका मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग है, तो ये हमारे पास में डायरेक्शन अलग होता है, तो हमें यहाँ पे माइनस साइन लगाना पड़ता है। अब हम इन दोनों को जब प्लस करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 0। जब हमारे पास दो वेक्टर्स को ऐड करने के बाद रिजल्टेंट जो है 0 आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द नल वेक्टर। इसको नल वेक्टर या जीरो वेक्टर भी कहा जाता है। इसको नल वेक्टर या जीरो। अब नल वेक्टर और जीरो वेक्टर की क्या यूटिलिटी है, जैसे सपोज हमारे पास में एक पर्सन है, वो इस तरीके से मूव करके और वापस जो है ए पॉइंट पे आ जाता है, तो इस कंडीशन में इसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है वो कंबाइंड हो रही है। तो इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमारे पास वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, तब हम नल वेक्टर या जीरो वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास में जैसे हमने ट्रायंगल लॉ तो पढ़ लिया, अभी हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या है कि हमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी पढ़ना है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बेसिक, थोड़ा कोई खास डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट जो है इसके अंदर सेम ही है। इसके अंदर अभी हमारे पास में जो नेक्स्ट लॉ आ रहा है, दिस इज द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके लिए हमने वापस क्या एक सिचुएशन कंसिडर करी है कि हम ज़्यादा वेक्टर्स को नहीं कंसिडर करेंगे, सिर्फ हम दो ही वेक्टर्स ले रहे हैं, एक वेक्टर a है और दूसरा वेक्टर जो है b है। तो पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या करना पड़ता है, हमें एक लाइन पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है जो कि b वेक्टर के पैरेलल है, एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है जो a वेक्टर के पैरेलल है, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया। उसके बाद में जो एक डायगोनल ड्रॉ करते हैं, जैसे सपोज इसको हम o p इसको Q, मतलब जो A और B है उसको OP और OS से रिप्रेजेंट करा है, तो जो हमारा डायगोनल है OS, जो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल OS है वो हमारे रिजल्टेंट को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। सो इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे दो गिवन वेक्टर्स होते हैं उनको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया जाता है कि उनकी जो टेल्स होती हैं वो एक कॉमन ओरिजिन पे ले ली जाती है, फिर एक पैरेललोग्राम बनाया जाता है और फिर पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो हमारे रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हमने दो मेथड जो है वेक्टर एडिशन के पढ़े। तो कई बार ऐसी कंडीशन भी होती है कि हमें क्या करना पड़ता है, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है। तो वेक्टर्स का जो सब्ट्रैक्शन है उसके लिए हमें इससे कुछ अलग डिफरेंट नहीं लेना है, जो हमारा ट्रायंगल लॉ है उसी को यूज़ करके भी हम वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको हमें कैसे समझना है कि जैसे हमारे पास में जो है एक वेक्टर a है और जो दूसरा वेक्टर जो है वो b है। अब हमें ये बोला जाता है कि आपको a और b को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, एक दूसरा वेक्टर लेंगे b,
जो कि इसके मैग्नीट्यूड में तो इसके बराबर है, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है इस वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है। फिर हम इन दोनों वेक्टर्स को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, जो हमारा एडिशन लॉ है उसके अकॉर्डिंगली। जब हम दोनों को ऐड कर देंगे तो जो है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा वो इन दोनों वेक्टर्स के सबट्रैक्शन के बराबर होगा। तो हमें इसको ट्रायंगल लॉ कैसे यूज़ करना है, जैसे हमने बोला कि इसको आपको उसी डायरेक्शन में ड्रॉ करना है, इसको एज इट इज़ उठा के यहाँ पर पैरेलली ड्रॉ करना है और इसको आप यहाँ पर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ये हमारा -b हो जाएगा। और जो फर्स्ट वेक्टर का जो हेड टेल होती है वो सेकंड वेक्टर के हेड से जॉइन होनी चाहिए, तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। और जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के सबट्रैक्शन के बराबर होगा। और अगर हम इसको पीछे की तरफ ज्वाइन करते हैं, अगर हम इसको पीछे की तरफ ज्वाइन करते हैं तो ये जो रिजल्टेंट वेक्टर r1 है वो a - b के बराबर होता है। यानी कि जब कभी भी हम वेक्टर्स को जब है हमें सबट्रैक्ट करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं कि जो सेकंड वेक्टर है उसका अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर कंसिडर करते हैं और नॉर्मल जो है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से उन दोनों वेक्टर्स को क्या कर लिया जाता है, ऐड कर लिया जाता है। अब इसके बाद में एक कंडीशन हमारे पास में और आती है कि जैसे सपोज हमारे पास में दो इक्वल वेक्टर्स हैं, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड दो इक्वल वेक्टर्स है यानी कि मैग्नीट्यूड द सेम है, लेकिन अगर डायरेक्शन डिफरेंट होगा तो हम ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आने वाला है। जैसे अगर सपोज आपने एक वेक्टर ए ले लिया और जो दूसरा वेक्टर है वो माइनस है, क्योंकि अगर डायरेक्शन अपोजिट होता है तो हमें इसको माइनस से रिप्रेजेंट करना होता है। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इनका जब वेक्टर सम कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये जो है हमारा नल वेक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट था वो हमने समझ लिया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसके अंदर हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ने वाले हैं। रिजोल्यूशन जो है वो वेक्टर एडिशन का अपोजिट होता है। कई बार हमें एक जो नॉर्मल फोर्स है वो डिफरेंट डायरेक्शन में किस तरीके से एक्ट कर रहा है, क्या इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वहाँ पर हमें क्या करने पड़ते हैं, उसके कंपोनेंट्स निकालने पड़ते हैं। सो वी विल डिस्कस द रिजोल्यूशन वेक्टर इन द नेक्स्ट वीडियो।